हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं VSEPR थ्योरी, या जिसे हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेपल्सन थ्योरी। हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसके अलावा BSc फर्स्ट ईयर से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे गाइज, तो चेक जरूर करें। वैसे ये जो टॉपिक है बहुत ही ईजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है हमें हार्ड इस वजह से लगता है गाइस, क्योंकि जो इसमें छोटे छोटे जो टर्म्स यूज होते हैं उसका हम एक्चुअल में मीनिंग हमें नहीं पता होता है और हम इस चीज को रटने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें ये जो टॉपिक है वो हार्ड लगता है। बट आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है वो इससे शेयर करने वाली हूँ अपने नोट्स को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट हमें इस थ्योरी में जानना है कि आखिर इस थ्योरी का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि मॉलिक्यूल की आकृति, मतलब उसके शेप की, किसी भी अणु के शेप या उसकी ज्यामिति को ज्ञात करने के लिए इस थ्योरी का जो है वो उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए H2O या फिर अमोनिया, BeCl2, कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि अलग अलग छोटे छोटे एटम से जो है वो मिल करके बने होते हैं अणु, तो उनकी ज्यामिति या उनकी शेप, आकृति को जानने के लिए हम इस थ्योरी का जो है वो उपयोग करते हैं। इस थ्योरी को समझने के बाद हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो आकृति जो है वो हम बता सकते हैं। सेकंड चीज ये कि ये जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो सिज्विक एवं पॉवेल ने सन 1940 में इस सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया था और इसे गिलिस्पी और नाइहोल्म ने 1957 में विकसित किया था। तो ये जो चारों साइंटिस्ट है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, चारों का जो है वो मेन रोल है गाइस। तो इसलिए इन चारों साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को इसमें लिखना है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, यहाँ पे देख रहे हो SPGN। तो S से होता है सिज्विक, P से होता है पॉवेल, G से होता है गिलिस्पी और N से होता है नाइहोल्म। तो अगर आप SPGN को याद कर लिए तो ये चारों साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को याद आ जाएगा। छोटे छोटे ट्रिक का आप यूज किया कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब हम लिखते हैं तो इन साइंटिस्ट का नाम हमें याद नहीं होता है, इसलिए आप इस ट्रिक का जो है वो यूज कर सकते हो। देन आगे हम देखेंगे VSEPR थ्योरी के मुख्य पॉइंट इस प्रकार से है, मतलब जो प्रमुख बिंदु है। तो हम इसमें केवल 4 पॉइंट को जो है वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इन चारों पॉइंट को अगर आप समझते हो तो ये पूरा VSEPR जो थ्योरी है उसे आप समझ सकते हो। बट इस पॉइंट को समझने से पहले वो टर्म्स हमें समझना पड़ेगा गाइस, जो इस पूरे थ्योरी में जो है वो बार बार जो है वो यूज होने वाला है। तो चलिए पहले वो हम टर्म अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद इन चारों पॉइंट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम एग्जांपल के लिए लिए हुए हैं BF3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो BF3 मॉलिक्यूल है वो 2 एटम से मिलकर के बना हुआ है, एक तो B और दूसरा F, मतलब 2 एटम से मिलकर के ये जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो बना हुआ है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देख रहे हो जो B एटम है वो F एटम से बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हुए हैं। 3 F एटम है, उनसे जो है वो तीनों कोनों में जो है वो F एटम है और बीच में जो है वो B एटम है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो F है और B है वो आपस में जो है वो एक बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं। तो गाइस इस यूनिट के फर्स्ट नोट्स में मैंने आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड बताया था। तो ये छोटे छोटे टर्म है, हालांकि मैंने उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं। इतना आप लोगों को समझ आया कि जो B एटम है, F एटम है, आपस में जो है वो बॉन्ड के थ्रू जो है वो आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी 2 एटम के बीच बॉन्ड कब बनता है। बॉन्ड तब बनता है जब वो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं या आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो B और F के बीच जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपस में साझेदारी करके ये बॉन्ड को जो है वो बनाए हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस चीज को आप याद कीजिए, क्योंकि ये जो टर्म है वो बार बार यूज होने वाला है इस थ्योरी में। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं किसी भी 2 एटम के लिए, उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड चीज ये, यहाँ पे आप देख रहे हो और भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद है, बट ये जो है वो बॉन्ड पेयर बनाने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी 2 एटम के बीच बॉन्ड बनाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार का जो एटम होता है उसे नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, नॉन बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बनाने में इनका कोई रोल नहीं है। इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी इसे जो है वो कहा जाता है गाइस।
तो इस चीज को आप लोग याद कीजिए। दो टर्म जो है वो बार बार यूज होंगे, नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। और नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? जिनका बॉन्ड बनाने में कोई योगदान नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हो, इसमें जो है वो कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। थर्ड चीज ये केंद्रीय परमाणु, ये जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम। तो इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? नाम से स्पष्ट है, केंद्रीय मतलब जो केंद्र में होगा, जो बीच में होगा। तो इन सभी के बीच में कौन सा एटम है? बी एटम है। तो ये जो एटम होगा वो केंद्रीय परमाणु होगा। मतलब ये जो एटम है वो 3F एटम से जो है वो बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो इसे हम कहेंगे केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम। देखिए, कोई भी अणु या कोई भी मॉलिक्यूल के शेप को निर्धारित करने में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका एक अहम भूमिका ये निभाते हैं, मेन रोल प्ले करते हैं। बट इसके साथ साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो भी बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप चेंज करने में भी हेल्प करते हैं। मतलब ऐसा है कि आगे वैसे हम और भी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम इसे अच्छे से समझेंगे इस थ्योरी को, जिसके थ्रू आप लोगों को समझ आएगा गाइस कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो किसी भी अणु का जो है वो शेप ही चेंज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस थ्योरी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस वो मेन पॉइंट देख लेते हैं जो इस थ्योरी में कहा गया है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत उन मॉलिक्यूल की आकृति स्पष्ट करता है जिनमें लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होते हैं। बहुत ही इजी है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल में जैसे कि मॉलिक्यूल बताया था BF3। तो जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल हम लोगों ने देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट थे। लोकलाइज्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मैंने आप लोगों को बताया वो प्रेजेंट थे। तो ये जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल है, उस टाइप के मॉलिक्यूल का जो शेप है, उसकी आकृति है, उसे बताने में ये जो थ्योरी है वो हेल्प करते हैं। तो पहला पॉइंट बहुत ही ईजी है, आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो कि ये जो सिद्धांत है उन मॉलिक्यूल की आकृति स्पष्ट करता है जिनमें लोकलाइज्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। उन मॉलिक्यूल की ये जो शेप है वो ये इजिली जो है वो बता सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें जिससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इसे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया हुआ है BeCl2। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हो जो B है, जो B एटम है वो दो एटम से जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, दो एटम के साथ। ठीक है, B जो है वो एक तरफ जो है वो Cl एटम, दूसरी तरफ भी Cl एटम। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ पे हम लोगों को शो हो रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो सेकंड पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो ऑर्बिटल होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो तीनों एटम है वो एक दूसरे से जो है वो अधिकतम जो एक डिस्टेंस है यहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ताकि इसमें जो है वो न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। प्रतिकर्षण का मतलब होता है रेपल्सन। इसमें जो रेपल्सन है वो कम हो, न्यूनतम हो, इसलिए ये जो है वो एक अधिकतम दूरी पर जो है वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अगर हम इसकी व्यवस्था की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 1 और ये 1। तो इस प्रकार अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 2 है, तो ये जो है वो रेखीय आकृति का या रेखीय शेप का होगा, लाइनियर शेप जिसे आप कहोगे। इसके बीच जो है वो 180 डिग्री का जो है वो एंगल बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अगर इस प्रकार से अगर हम रेखा चित्र के थ्रू अगर इसे समझे तो इसकी जो आकृति है वो एक लाइन के रूप में है, मतलब एक रेखीय रूप में है। हम इस थ्योरी का यूज क्यों करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो शेप बताने के लिए, मतलब उसकी आकृति कैसी, उसकी ज्यामिति कैसी, उसकी जियोमेट्री जो है वो कैसे है। यहाँ पे हम BeCl2 के अगर शेप की बात करें तो इनकी जो शेप है वो रेखीय शेप में है। यहाँ पे ये जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो 180 अंश का जो है वो कोण बना रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप लोगों को ये लिखना है
कि इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑर्बिटल इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि जो दो एटम्स हैं वो एक दूसरे से जो है एक निश्चित दूरी पर रहें, ताकि वे एक दूसरे से जो है निश्चित दूरी पर रहे, जिससे उसमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, मतलब कम रेपल्सन उसमें जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका जो है वो शेप बता सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, दो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। इसका जो शेप है एक रेखीय शेप में, मतलब एक लाइनियर शेप में है। इसके बीच जो एंगल बना हुआ है 180 डिग्री का जो है वो बना हुआ है। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें गाइस तो वो है BF3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3F एटम है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले एग्जाम्पल में जो बताया हुआ था। इस प्रकार से इसका जो है वो अरेंजमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 एटम से जो है वो ये सेंट्रल एटम जो है वो जुड़ा हुआ है 3 एटम से, इसलिए ये तीनों कोनों में जो है वो आपस में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे एक दूसरे से जो है वो अधिकतम दूरी पर रहें, ताकि इनमें जो है वो कम रेपल्सन हो या न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। तो ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड जो है वो बने हुए हैं। 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो आकृति, इसका जो शेप होगा वो होगा त्रिकोणीय या ट्राइगोनल। इसके बीच जो कोण बनेगा वो 120 अंश का रहेगा। तो आप लोगों ने खैर इसे जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना, sp sp2 sp3 sp3d, तो उनमें जो है आप लोग इसे जरूर पढ़े होंगे कि जो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो कैसा होता है, रेखीय, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, बहुत सारे शेप के होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल। तो इस चीज को आपको याद करना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बस इसमें यही कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो एक निश्चित दूरी पे होते हैं। इसका जो है वो एक अरेंजमेंट होता है, डिपेंड करता है कि इसमें कितने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इसका साइज है, सॉरी इसका जो शेप है, उसे हम जो है वो बता सकते हैं कि ये ट्राइगोनल है, ये जो है वो लाइनियर है या रेखीय है। तो आगे हम और भी मॉलिक्यूल देखते हैं गाइस, जिसका हम शेप देखते हैं कि अगर उसमें कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा इसमें 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आकृति जो है वो रेखीय है। इसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो आकृति है वो ट्राइगोनल है। तो चलिए हम और भी मॉलिक्यूल देख लेते हैं। इसे हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभी पूछते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो पूछा जा सकता है कि जैसे कि BeCl2 मॉलिक्यूल का जो है वो शेप कैसा होता है, इसकी आकृति कौन से शेप की होती है। तो आप लोग जब तक इस चीज को याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप एग्जाम में भी नहीं लिख पाओगे। तो इस छोटे छोटे चीजों को आप लोगों को याद करना जरूरी है। तो मैं कॉलम देती हूँ आप लोगों को, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल का हम इस प्रकार से जिसका जो शेप है वो देख लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम देखते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कौन से मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो उसका शेप जो है वो कैसे होगा। कहने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर को देख करके, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल करके आप उसका साइज बता सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम लोगों ने BeCl2 में क्या पढ़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मौजूद है, तो उसकी आकृति, मतलब उसकी जो शेप है वो कैसा है, रेखीय है, मतलब लाइनियर है। बॉन्ड एंगल वहां पे कितने डिग्री का बना था, 180 अंश का कोण बना था ना। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में इस टाइप से मॉलिक्यूल आते हैं, BeCl2, BeH2। सेकंड चीज अगर हम देखें तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मौजूद हो, 3 बॉन्ड या फिर आपका हो, तो उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा, ट्राइगोनल होगा। उसके बीच बॉन्ड एंगल कितने अंश का हो रहा था, जब त्रिकोणीय, जब हम लोग ट्राइगोनल पढ़े तो 120 अंश का हो रहा था। तो ये कौन कौन से मॉलिक्यूल में था, BF3 BCl3। आप लोगों को ये जो मॉलिक्यूल का नाम है वो भी याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो मॉलिक्यूल का नाम पूछ करके ही उसका शेप साइज जो है वो पूछा जाता है। चौथा चीज, जैसे कि अगर किसी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मौजूद है, अभी 4 बॉन्ड किसी में अगर प्रेजेंट हो, तो उस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा। उसके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, बॉन्ड एंगल 109 अंश 28 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का जो है वो वहां पे एंगल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए CH4 CCl4। आप लोगों ने sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये सारे एंगल को तो जो है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर किसी में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 हो, तो वहां पे त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय जो है वो बनेगा PCl5। PF5 जो है इसका एग्जाम्पल है। और ऐसे मॉलिक्यूल के बीच जो है वो 2 प्रकार के एंगल बनते हैं, 120 डिग्री का भी बनेगा और 90 डिग्री का भी बनेगा।
तो इतना आप लोगों को समझ आया। मेन ये जो थ्योरी है उसमें हम यही बताते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो कैसा होता है। तो चलिए आगे हम थर्ड पॉइंट भी इसका देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी मॉलिक्यूल की जो आकृति व ज्यामिति है वह केंद्रीय परमाणु की संयोजकता को उसे विद्यमान दोनों बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर जो है वो ये निर्भर करता है। तो गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पे डायग्राम में कि कहने का मतलब है कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं किसी मॉलिक्यूल के जो है वो शेप को निर्धारित करने में। इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो आकृति है उसे निर्धारित करने में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर की जो है वो जरूरत होती है, या मतलब ये निर्भर करता है दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर पर। चौथा पॉइंट कहा जा रहा है लोन पेयर इफेक्ट, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। मतलब जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो भी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का शेप चेंज करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है केंद्रीय परमाणु की सतह पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख रहे हो, ये केंद्रीय परमाणु है बी, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटम से जो है वो अटैचमेंट है, जबकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो केवल जो है वो एक एटम से जो है वो इसका अटैचमेंट है। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा जगह घेरता है किसी भी ऑर्बिटल में, मतलब ज्यादा स्थान जो है वो घेरता है। यहाँ पे यही चीज को कहा जा रहा है कि केंद्रीय परमाणु की सतह पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक स्थान घेरता है, इसलिए यह ऑर्बिटल को थोड़ा दबा भी देता है। मतलब कहने का मतलब है कि उस ऑर्बिटल का शेप चेंज कर सकता है ये, या प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिससे अणु की आकृति भी बदल जाती है, बॉन्ड एंगल में भी परिवर्तन आ जाता है। अब आकृति बदल रही है तो जो एंगल है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। आगे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो कैसे किसी भी अणु का जो है वो आकृति जो है वो बदल देते हैं। गाइस ये हुआ आपका VSEPR थ्योरी। आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे मॉलिक्यूल, आगे के जो वीडियोस रहेंगे जिसमें हम और इसे अच्छे से समझेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।